ये न्याय सत्याग्रह आज जो घटनाएं हो रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य में विपक्षी दलों के प्रति बेरुखी, सरकार के पक्ष में उसका दिखना। 6 महीने में होते हैं विधानसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव में 40 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं 6 महीने में। क्या संभव है? सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर देखिए कितने नाम काटे जा रहे हैं, 80 लाख नाम प्रस्तावित हैं काटे जाने के लिए। ये जो प्रसंग है अभी ये मतदाता चुनाव को लेकर है और चुनाव ही अगर पवित्र नहीं रहेंगे, उसकी सैंक्टिटी नहीं रहेगी तो लोकतंत्र तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। आज के ज़माने में जनता विकास के नाम पर वोट नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है। न शिक्षा न स्वास्थ्य, लोगों को परवाह ही नहीं। उनको इस तरह से एक नशे की गोली खिला दी गई है कि हिंदू मुसलमान धर्म का ओवरडोज, किसी को चुनरी यात्रा में नौजवानों को लगा दिया जाता है, वो खत्म होती है चुनरी यात्रा यात्रा तो तिरंगा यात्रा आ जाती है, नहीं मटकी फोड़ हो जाती है, फिर कांवड़ यात्रा हो जाती है। निरंतर उसको व्यस्त रखते हैं। अभी हम महसूस कर रहे हैं कि स्कूलों में कोई ध्यान ही नहीं, सरकार का गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं। और चूंकि निरंतर 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब 1.25 साल का जो अंतराल था उसको छोड़कर तो व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जी हाँ, राजेंद्र शुक्ल जी से मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने इस समस्या से उनको अवगत कराया। वो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो यहाँ आए थे, अस्पताल उन्होंने विजिट। तो लाडली लक्ष्मी योजना तो जनता ही सहयोग कर रही है उसको सफल बनाने में, सरकार को पैसा डालना है। कि हर महीने लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज, 4 से 5,000 करोड़ कर्ज ले रही सरकार। तो कम से कम ग्रामीण अंचल में भी 2.5 से 3 लाख रुपया मिलना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई होगी? 15 लाख मतदाता 2008 में कम हो गए। पहले सहकारिता आंदोलन कांग्रेस की सरकार में बड़ा मजबूत था, जो अब ध्वस्त हो गया है करीब करीब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और वर्तमान के अमरपाटन विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, अभी रीवा पे कांग्रेस कमेटी द्वारा न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अभी चुनाव को तो सर लगभग 3 साल हैं, उससे पहले ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि न्याय सत्याग्रह करना पड़ा? देखिए, ये न्याय सत्याग्रह आज जो घटनाएं हो रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर जो चुनाव आयोग का रवैया है, और न्याय की तो व्यापक परिभाषा है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी जो विषय है जनता के जहन में या देश में, वो है चुनाव आयोग की विपक्षी दलों के प्रति बेरुखी, सरकार के पक्ष में उसका दिखना। और राहुल जी ने उदाहरण के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, बहुत से अन्य राज्यों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब अचानक जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, तो वहाँ पर 5 साल में मान लीजिए 40 लाख मतदाता बढ़ते हैं। स्वाभाविक है, इतने महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 40-45 लाख बढ़ जाते हैं हर 5 साल। लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस और यूपीए को प्रचंड बहुमत मिली। 6 महीने में होते हैं विधानसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव में 40 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं 6 महीने में। क्या संभव है? कहीं भी आप देख लीजिए, इतने नहीं बढ़ते। एक तो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। बिहार में जो SIR की एक्टिविटी हो रही है, उसमें भी यही उनका रवैया है चुनाव आयोग का। और इसमें निश्चित ही मैं समझता हूँ सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर देखिए कितने नाम काटे जा रहे हैं, 80 लाख नाम प्रस्तावित हैं काटे जाने के लिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि कई दस्तावेजों को मान्य किया जाना चाहिए और उसको प्रकाशित करना चाहिए, गुपचुप तरीके से ना हो। हर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, इवन ग्राम पंचायतों में वो सूची, जिस ग्राम पंचायत के नाम कट रहे हैं, तो सूची प्रदर्शित हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है।
ये न्याय जो है, बहुत सारे इश्यूज हैं, मुद्दे इस समय। गरीबों के साथ अन्याय हो ही रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है। ये जो प्रसंग है अभी, ये चुनाव को लेकर है, और चुनाव ही अगर पवित्र नहीं रहेंगे, उसकी सैंक्टिटी नहीं रहेगी, तो लोकतंत्र तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। सर, लंबे समय से आप अमरपाटन का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और जनता के बीच में, जनता वोट देती है आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार के लिए। क्या कुछ आपने ठोस कदम उठाया अमरपाटन क्षेत्र के लिए? काश जो आप कहते हो वो सही होता। आज के ज़माने में जनता विकास के नाम पर वोट नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, लोगों को परवाह ही नहीं। उनको इस तरह से एक नशे की गोली खिला दी गई है कि हिंदू मुसलमान, धर्म का ओवरडोज, किसी को चुनरी यात्रा में नौजवानों को लगा दिया जाता है, वो खत्म होती है चुनरी यात्रा तो तिरंगा यात्रा आ जाती है, नहीं मटकी फोड़ हो जाती है, फिर कांवड़ यात्रा हो जाती है। निरंतर उसको व्यस्त रखते हैं, तो वही जागरूक नहीं है इसके प्रति। जहाँ तक हमारे क्षेत्र का सवाल, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ तीन किसी विधानसभा क्षेत्र में आप नहीं मिलेंगे, और एक तो खैर अब दो सिविल अस्पताल हो गए हैं हमारे यहाँ, तो इतने कहीं नहीं मिले। उप स्वास्थ्य केंद्र और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हमारे यहाँ सर्वाधिक हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जाकर किसी भी विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, हमारे यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अब मैंने ये चीज़ सुनिश्चित किया कि खुलना चाहिए संस्था, जनता की मांग के ऊपर किया, वो सर्वोपरि होती है, जनता की जो आकांक्षा है, उनका आदेश है। लेकिन उस व्यवस्था चलाने में सरकार का हिस्सा होता है, सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अभी हम महसूस कर रहे हैं कि स्कूलों में कोई ध्यान ही नहीं, सरकार का गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं। और ये जो वो हैं आपके माता पिता बच्चों का अभिभावक। एक सेकंड रुकना चाहिए। स्कूल की बात करी आपने, मैंने अभी रिकॉर्ड निकलवाया था कि स्कूल में पहली से 5वीं तक, 8वीं तक कितने छात्र लगभग अमरपाटन ब्लॉक का मैंने बता रहा है कि 5 से 6 स्कूल है जहाँ सिर्फ 16 बच्चे और टीचर अभी भी जा रहे। जी हाँ, ये तो विसंगति है। अब ये सरकार संज्ञान में नहीं लेगी इस बात को। विभाग, कितने अधिकारी बैठे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी है, ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनको ये सब सरकार को भेजना चाहिए। वो जो शिक्षक हैं, जहाँ 0% छात्रों का, वो शिक्षक क्यों वेतन ले रहे हैं? अधोगत्वा तो जनता का ही पैसा है, उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जानी चाहिए जहाँ शिक्षकों की कमी है। तो ये तो इच्छा शक्ति की कमी है सरकार की, और ये व्यापक हो रहा है। और चूंकि निरंतर 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब 1.25 साल का जो अंतराल था उसको छोड़कर तो व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सर, अमरपाटन को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखें, यहाँ महिला डॉक्टर नहीं, और आपके पड़ोस में ही राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। क्या उनसे आपकी इस बारे में चर्चा हुई, बात हुई? जी हाँ, राजेंद्र शुक्ल जी से मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने इस समस्या से उनको अवगत कराया। वो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो यहाँ आए थे, अस्पताल उन्होंने विजिट किया, 2 बार उन्होंने विजिट किया उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। कोई प्रगति नहीं, कोई डॉक्टर आते नहीं है। अब ये उनको देखना चाहिए, जहाँ खुद निरीक्षण कर रहे हैं वहां तो तत्काल डॉक्टर भेजना चाहिए। अगर पूछते हैं हम तो यही जवाब मिलता है कि भर्ती की जा रही है, भर्ती की जा रही है, भर्ती की जा रही है। भर्तियों की सूची आती है, कैंसिल हो जाती है, तारीखें आती है, कैंसिल हो जाती है। ये कब तक चलेगा, समझ में नहीं आता। बीजेपी की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास से लेकर और हर घर नल योजना हो गया, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, उसके बाद भी सर क्या क्षेत्र पर, आप जैसे क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्र में पूरी योजनाएं सुचारू रूप से चालू है क्या सर? देखिए, जहाँ तक लाडली बहना योजना का सवाल, तो वो तो खुद ही दौड़ते हैं हितग्राही जो है नाम जुड़वाने के लिए। तो वो तो नाम मुकम्मल जुड़े हुए हैं, लगभग 65,000 हितग्राही अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में है। अब वो नए नाम तो नहीं जुड़ रहे हैं, सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है।
नाम घट रहे हैं क्रम में, हल्के थोड़े से घट रहे हैं कि जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं लोग, स्वमेव या उनकी मृत्यु हो जाती है, स्वमेव कट जाता है। तो लाडली लक्ष्मी योजना तो जनता ही सहयोग कर रही है उसको सफल बनाने में, सरकार को पैसा डालना है तो सरकार डाल रही है पैसा। क्योंकि आप सुन रहे होंगे, देखा होगा आपने कि हर महीने लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज, 4 से 5,000 करोड़ कर्ज ले रही सरकार। अब कर्ज लेके सरकार को, अब ये जो सुशासन वाली बात थी खोखली भारतीय जनता पार्टी, विकास की बात खोखली है उनकी। उनको तो इन प्रकार सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के लिए सीधे पैसा देना, और वो भी महिलाओं को, जो ऐसा तबका है जो भावुक होता है, कुछ भी कह लें, तो उनको सीधे पैसा देना। तो एक उस योजना का सवाल है। प्रधानमंत्री आवास का आपने जिक्र किया, आवास की बात किया। प्रधानमंत्री आवास योजना सफल अभी नहीं है, बहुत से लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, उनको आए नहीं है आवास। पहले कुछ गति तेज थी, संख्या की आते थे, अब रिसेंटली पिछले 1 साल से बहुत कम हो गए आवास आना। इसके और आपको ये भी हम बता दें कि क्यों नहीं आते, उसमें दोनों का हिस्सा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। राज्य सरकार को भी उसमें 40% देना पड़ता है, 60% केंद्र सरकार, मुझे ऐसा अनुमान है, कम ज्यादा हो सकता है, देना पड़ता है। जब राज्य सरकार के पास पैसे ही नहीं इस काम के लिए, लाडली बहनों को दिए चली आ रही है, अन्य योजनाओं में जो आवश्यक नहीं खर्च कर रही है, तो अपना हिस्सा दे ही नहीं पाती। जब अपना हिस्सा नहीं जमा कर पाती, केंद्र से पैसा नहीं आता, तो आ नहीं रहे आवास। और फिर हाँ, आवास का सवाल है, ये तो शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। इंदिरा आवास नाम था, नाम भर बदल दिया उन्होंने, इंदिरा आवास नाम था। और इंदिरा आवास में तब 80,000 रुपए आते थे, 80,000। अब 1.5 लाख आते हैं ग्रामीण अंचल में, 1.5 लाख में नहीं आते, 1,35,000 या 40,000 मिलता है, 1,35,000-40,000 मिलता है। 80,000 तब आते थे। अब 2004 और 3 और 2 और 1 पीछे आप चले जाइए उस समय, और 5, 6 तक महंगाई की दर क्या थी, आज क्या, हर चीजें 3 गुनी 4 गुनी हो चुकी हैं। तो कम से कम ग्रामीण अंचल में भी 2.5 से 3 लाख रुपया मिलना चाहिए। शहर में आप 2.5 लाख देते हो, गांव में आप 1.25 लाख, 1,40,000 देते हो या 50,000 देते हो, ये अंतर है। तो आप उसकी कहानी है। फिर आपने नल जल योजना की बात की। नल जल योजना हमारे क्षेत्र में हम बात करते हैं, हमारे यहाँ 1400 करोड़ 1350 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी सबसे पहली। तो मैं उपाध्यक्ष था विधानसभा सभा का, जब ये स्कीम आई तो मैंने कोशिश करके सबसे पहले पूरे विंध्य संभाग में सबसे पहली योजना है, 1350 करोड़ L&T कंपनी लिए हुए। अब उसको काम खत्म कर लेना था 2021 तक काम खत्म हो जाना चाहिए। 2025 है और मुझे लगता है कि 60% काम भी नहीं हुआ। ये जो गति है ये इतनी धीमी है कि लोगों को बामुश्किल 15% गांवों में काम पूरा हुआ है, वहां पानी दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वो भी ठीक से मॉनिटर नहीं सरकार कर रही है, या पेमेंट नहीं हो रहा ठेकेदारों को। क्यों काम नहीं कर रहे ठेकेदार तेजी से? तो सरकार की इसमें थोड़ा सा कमी तो है, इच्छा शक्ति की कमी है मैं कहूँगा। और आपने किस योजना और की बात की, 3 योजनाओं का आपने जिक्र किया, मैंने उसके सूरत हाल आपको बता दिए। जी सर, राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई होगी? क्या लगता है, क्या राय है आप? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अब जो वर्तमान परिस्थिति है, जो तथ्य सामने आए, उनको ध्यान में रखकर मुझे समय पे के में पीछे जाने का एक मैंने मौका लिया। 2008 का हम चुनाव आपको बताते हैं। 2008 का चुनाव हम हार गए। 2008 में राम खिलावन जी पटेल, ये बहुजन समाज पार्टी में थे, भाजपा में आए जो, और थोड़ा बहुत उनका एडवांटेज रहा कि भाजपा के साथ साथ बीएसपी का भी जो वोटर्स थे वो भी जुड़े। बहर इसके बावजूद मुझे जीतना चाहिए। जिस दिन पोलिंग हो रही थी, हम लोग जब पोलिंग बूथ, अपने हम गांव के पोलिंग बूथ में गए, तो कम से कम 40 लोग थे, 50 लोग थे, 50 लोग कम से कम जो हमारे संज्ञान में आए, और ज्यादा हो सकते हैं, करीब 700, 650, 700 के बीच में मतदाता मेरे गांव में है, पोलिंग बूथ है वहां पर। इनके नाम के ऊपर डिलीटेड एक मोहर बनी थी, वो लगी हुई थी, डिलीटेड।
तो पहले तो मेरे ध्यान में नहीं आया, और इसके पहले जो वोटर लिस्ट दी जाती हैं, आप खरीदते भी हो, दलों को दी जाती हैं, प्रत्याशी को देता है, चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती, उनमें और जो अंतिम मतदाता सूची जो टेबल में थी प्रिसाइडिंग अफसर, उसमें भिन्नता थी। यानी हमारे यहाँ कम से कम हमने अनुमान लगाया 12-14 हजार वोट डिलीट कर दिए गए। अब इसकी हम और बड़ी कहानी आपको बताई देते हैं, बड़ी कहानी से और बात समझ में आ जाएगी। ये तो मेरे क्षेत्र की बात हुई, यानी 14-15 हजार वोट, जो लगभग हमारे 10-12 हजार वोट हमारे थे, वो वोट डिलीट हुए। फिर आपको बताते हैं, जैसे हर 5 वर्ष में, जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि मतदाता बढ़ते हैं, आबादी के जो कुल मतदाता हैं अलग अलग प्रांतों में, उसके अनुपात में, मान लीजिए मध्य प्रदेश हुआ तो हमारे यहाँ भी करीब 40 लाख मतदाता हर 5 वर्ष में बढ़ जाते हैं। आप उठाकर आंकड़े देख लीजिए, 13 के आंकड़े देखिए, 18 के देखिए, 23 के देखिए, हर बार 40-40 लाख मतदाता बढ़े। 2003 में जितने मतदाता थे और 2008 में जितने मतदाता थे, 15 लाख मतदाता 2008 में कम हो गए। ये आपको नई चीज मैं बता रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई करिए। यानी कभी कम होता है, मतदाता कम होते हैं 5 सालों में, यानी कि जानबूझकर नाम काटे गए थे। यानी जब 2003-4 में सरकार बनी बीजेपी की, उमा भारती के नेतृत्व में, तो वो लहर थी उमा भारती की। 2008 में जब आए तो इनको लगा शिवराज जी को कि सरकार नहीं बनेगी, ये खेल खेला गया। इस खेल से इन्होंने सरकार बनाई, क्योंकि आश्वस्त नहीं थे सरकार बनाने, और तब भी कांग्रेस की काफी सीटें आई, तब की जो सीटें आई उससे ज्यादा आई थी 2008 में, बावजूद इसके। तो लगभग मैं समझता हूँ, जब एक क्षेत्र में आप 14-15 हजार वोट वो कर रहे हो, तो कितने वोट आपने काटे, इसीलिए घट गए मध्य प्रदेश में वो 2003 से 2008 में घट गए। ये आपको जो वोट चोरी का जो है, इसी से आप एक व्यापक वो तस्वीर बना लीजिए। मैंने छोटी कहानी बता दिया, ये देश भर में यही हो रहा है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं। सर, मैहर माई शारदा के साथ साथ खनिज का भी अपार भंडार है मैहर। क्या लगता है, मैहर का विकास तेजी से हो रहा है या मैहर का विकास रुक चुका है? नहीं, विकास तो रुकता नहीं, उसकी गति होती है। ये गति कम होती है या मध्यम होती है या तेज गति होती है, ये फर्क होता है। विकास तो रुकता नहीं है, विकास तो अपने हिसाब से चलता रहता है। सरकार आए बदले, कुछ भी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर सकती है, खराब हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है, लेकिन विकास एज अ होल, पूरा अगर इन टोटलिटी देखोगे आप, तो कुछ ना कुछ होता है। तो अब जिला बन जाने से फर्क तो है, इकाई प्रशासनिक छोटी हो जाती है, तो जो अधिकारी गण है, बड़े अधिकारी, उनका नियंत्रण बढ़ जाता है सूक्ष्म स्तर पर, नीचे स्तर पर, उससे विकास की गति बढ़ती है। मैहर जिले में खनिज बहुत है, और विशेषकर मैहरी विधानसभा क्षेत्र में, हमारे यहाँ इतना नहीं, अमरपाटन में इतना नहीं, मैहर में है खनिज बहुत है। तो अब खनिज से सीमेंट प्लांट ही चलते, क्या खनिज कोई बॉक्साइट या लैटेराइट या और महंगे खनिज तो नहीं है, बस वही है, चूने का पत्थर है। तो सीमेंट फैक्ट्रियां जमीन खोदती जाती हैं, बड़े बड़े तमाम तालाब बनते जाते हैं। को लेके भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मैहर से भी दूर कलेक्ट्रेट बनाया जाए। जी हाँ, ये तो बहुत गलत निर्णय है सरकार का। मैंने विधानसभा में इस पर ध्यान आकर्षण लगाया था। ये जिस दिन आना था, शुक्रवार को आता है, ये प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, निजी सदस्यों का, यानी विधायकों का दिन शुक्रवार होता है। तो अब ध्यान आकर्षण तो रोज लगते हैं, तो ध्यान आकर्षण मैंने लगाया था, तो उस दिन हाउस ही अडजर्न हो गया किसी कारण से, क्वेश्चन आवर के बाद अडजर्न हो, क्वेश्चन आवर के बाद आता ध्यान आकर्षण, और फिर मेरा 8 तारीख को लगा था दोबारा, तो 6 को विधानसभा ही खत्म हो गई, तो वहां नहीं आया डिस्कशन में। बहरहाल मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, लिख कर दिया है कि यह गलत है, तो 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं कि उस विकास के गाथा में कहीं ना कहीं अमरपाटन का भी तो हिस्सेदारी है इसमें, तो अमरपाटन के भी थोड़ा सा पहुंच वो होना चाहिए। तो हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि आप मैहर अमरपाटन के मध्य तो संभव नहीं है, क्योंकि दूरियां बहुत हो जाएंगी, उनके लिए भी हो जाएंगी, हमारे मुख्यालय की दूरियां। आप 5-7 किलोमीटर अमरपाटन की तरफ, यहाँ बंशीपुर वगैरह पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहां बनाइए। और वहां भी आपको अगर दिक्कत है तो हम तो ये समझौता करने को तैयार हैं। हम अपना व्यक्तिगत राय बताते हैं कि जहां वर्तमान एसडीएम कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, लगभग 3 एकड़ जमीन है,
3-4 एकड़ जमीन और पड़ी है, कोई न्यायालय के पास जमीन है गेस्ट हाउस के लिए, आप दूसरी जगह दे दीजिए उनसे बात करके न्यायालय, और 8-10 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो आप सारे कार्यालय वहां बना सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के बजाय आप वर्टिकल एक्सपेंशन करिए, ऊपर जाइए, उसको मंजिलें बढ़ाइए। अब सतना का आपका कलेक्ट्रेट कितने में बना होगा? 6-7 ही एकड़ में तो बना है, इससे ज्यादा थोड़े। हम तो इसमें भी तैयार। फिर हमारी एक ये भी मांग है, 2 ही क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जो रोज कलेक्टर से जिनका काम पड़ता है, जिनका प्रभारी ही कलेक्टर है, जैसे फूड हो गया, एक्साइज हो गया, माइनिंग हो गया, ये तो ठीक है, कलेक्ट्रेट के साथ आप बनाइए, ठीक है ना, कलेक्ट्रेट के साथ बनाइए। बाकी कार्यालय आप अमरपाटन में दे दीजिए। भाई आपका जैसे इरिगेशन है, आपका पीडब्ल्यूडी है, आपका स्वास्थ्य का है, तो ये रोज कलेक्टर का काम तो नहीं पड़ता है उसमें, तो उसको अमरपाटन में दे दीजिए। तो यहाँ का भी एक संतुलित विकास जिले का हो, इस तरफा विकास नहीं, संतुलित विकास। सर, नई टीम जीतू पटवारी ने तैनात कर दी है, कई विधायकों को जिला अध्यक्ष भी बनाया, क्या लगता है कांग्रेस इससे और मजबूत होगी? निश्चित है कांग्रेस में मजबूती आएगी। यानी जब विधायकों को बनाया गया है, 6 संभवतः 6 विधायक हैं और ऐसे 6-7 पूर्व विधायक हैं, वो बने हैं जिला अध्यक्ष। इससे राहुल जी की, खड़गे जी की जो इसके प्रति संगठन सृजन और नया संगठन खड़ा करने के प्रति जो सोच है, कितनी स्पष्ट है, कितनी महत्वपूर्ण है उनकी। कितने सीनियर लोगों को विधायक होते हुए जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको भेजा गया है। एक सज्जन तो आपके हमारे चुनाव आयोग के, केंद्रीय चुनाव आयोग के सदस्य हैं, ओंकार सिंह मरकाम, उनको बनाया गया है जिलाध्यक्ष। तो ये प्रतिबद्धता दर्शाती है नेतृत्व की हमारी वर्तमान की। कांग्रेस को जमीनी स्तर से मजबूत हमें करना है और जो कमी है उसको दूर करके संगठन जो चुनाव में कामयाबी पा सके वैसा खड़ा करना है। तो मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है सर, पिछले कुछ सालों में विधानसभा का सत्र जो समय सारणी रहती है वो धीरे धीरे घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले तो समय सारणी ज्यादा रहती थी, आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं। नहीं, मैं 1980 में विधायक हो गया था पहली बार, और 1980 जब माननीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद पटवा जी भी 2-2.5 साल रहे, फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए, 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे। तब तो विधानसभा 60 से लेकर 75 दिन तक चलती थी सिटिंग्स। आहूत तो और ज्यादा दिनों के लिए होती थी, इसलिए कि बीच में शनिवार इतवार छुट्टी हो, तो आप जोड़ते जाइए जितने हफ्ते। तो यानी कुल मिलाकर 125 दिन बिना, और छुट्टियां, राष्ट्रीय पर्व जो होते थे, छुट्टियां होती थी वो बीच में, तो 125 दिन होता था। ये परंपरा डाली है तब विधानसभा बुलाने की, क्योंकि ये विरोध या आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, लोकतंत्र की बुनियादी एक जरूरत है कि, और उसकी खूबी है कि हमें लोकतंत्र, ये आलोचना बर्दाश्त करना आना चाहिए, क्योंकि आलोचना जब सामने वाला करता है तो हमको पता चलता है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, हमारी क्या ताकत है। उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है, काम करती है। लेकिन इनकी सहन शक्ति ही नहीं है, क्योंकि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है इनका लोकतांत्रिक रवैया नहीं है। वो देख लीजिए, हर क्षेत्र में धीरे धीरे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पंगु बनाते जा रहे हैं सब, तो इनको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। हम ये कहते हैं कि मंत्री भी अपने विभाग का काम नॉर्मल वर्किंग में नहीं समझ पाता। मुझे तो हर पद का अनुभव है, करीब करीब मुख्यमंत्री छोड़ के। जब विधानसभा चलती है, जब माननीय विधायक प्रश्न पूछते हैं, ध्यान आकर्षण या अलग अलग धाराओं में, हमारे कंडिकाओं में अपनी बात विधानसभा में रखते हैं, तो मंत्रियों की ब्रीफिंग होती है। प्रमुख सचिव से लेके सब सीनियर अधिकारी आते हैं ब्रीफिंग में, और उस मंत्री को सब जानकारी देते हैं। तब तो मंत्री को जानकारी होती कि हमारे विभाग में हो क्या रहा है, और उसके बाद जब विधानसभा में वो चीज आती है, मंत्री जी तो एक जो अधिकारी उन्होंने बता दिया वो जवाब दे देते हैं, रटा है, पढ़ा है, पढ़ देते हैं। लेकिन जब सप्लीमेंट्री पूछता है, पूरक प्रश्न विधायक पूछता है, तब उनका ज्ञान चक्षु खुलते हैं मंत्री, समझे ना। तो उनको बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, तो मंत्री भी तैयारी करता है विधानसभा के कारण, सत्रों के कारण। तो ये परंपरा शिवराज ने डाली। अभी मोहन यादव का इतना दोष नहीं है मुख्यमंत्री का, अभी वर्तमान में जहां तक हम देख रहे हैं,
हालांकि बड़े सत्र नहीं, सत्र छोटे ही हैं, पर वो नहीं है। शिवराज जी तो 2 दिन का भी सत्र बुलाते थे, समझे ना आप। शिवराज जी के जमाने में बड़ा मुश्किल हमें लगता है 20 सिटिंग पूरे साल में 20 विधानसभा की सिटिंग होती, कहाँ 75 सिटिंग, कहाँ 20 सिटिंग। अब जो है, और फिर क्या उसको मान लीजिए बुलाया है उन्होंने 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए, बीच में कई दिन बच्चे रहते हुए विधानसभा समाप्त कर दी जाती थी। लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन का ही एक बार अभी अपवाद है इस सत्र में। 2 दिन 7 और 8 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल खत्म कर दिया गया। 2 कार्यकाल जो कहेंगे, जो सत्र था, सत्रावसान कर दिया गया। तो उसमें भी दलील सरकारी दे रही थी कि अब सरकार तो दलील देती है, दलील ये देती है सरकार की कामकाज नहीं है विधानसभा में। सरकार का मतलब होता है कामकाज से सरकारी काम, यानी विधेयक लाना, बजट प्रस्तुत करना, और यही मेन काम है सरकार के। लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं विधानसभा के, इंक्लूडिंग इसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, भाजपा के लोग भी निजी सदस्य कहलाते हैं। कांग्रेस के तो कहलाते ही कहलाते हैं, सब निजी सदस्य, सरकारी सदस्य सिर्फ मंत्री। तो निजी सदस्यों का जो काम है, लोगों को ध्यान आकर्षण लाना है, 267 में है, संकल्प लाना है, तो वो तो होने देना चाहिए ना। तो सरकार उसको प्राथमिकता नहीं देती और सत्रावसान कर देती है। सर, लगातार चाहे सतना हो, चाहे रीवा हो, चाहे मैहर हो, खाद की कमी बनी हुई है। किसान परेशान है, रोड पर अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ आप आगे का कुछ सोच रहे हैं इसके लिए? देखिए, सरकार की नियत साफ नहीं। ये 2 बातें हैं। एक तो उनकी प्राथमिकता ये नहीं है, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने किसानों को प्रधानमंत्री आवास दे दिया, हमने किसानों को अनाज दे दिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, कांग्रेस के समय का खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अनाज दे दिया, लाडली बहना बना दिया, तो अब हमको कुछ जनता के लिए करने की जरूरत नहीं है। जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है किसी किसान के उसके कार्य में। खाद है, बिजली है, पानी है। अब पहले क्या होता था, पहले सहकारिता आंदोलन कांग्रेस की सरकार में बड़ा मजबूत था, जो अब ध्वस्त हो गया है। करीब करीब सब कर्मचारियों के हाथ में आ गई है, समिति प्रबंधक लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई रुचि नहीं। चुने प्रतिनिधि होते थे तो जनता के प्रति जवाबदेह होते थे, वही गाली सुनते थे, वही गांव की बात होती थी, तो अपना कोशिश करते थे कि अपनी जो कार्य है वो सुचारू रूप से करें। पहले खाद हर प्राथमिक सहकारी समिति में भिजवा देती थी सरकार, हर सोसाइटी में। अब एक ब्लॉक में 25-30 सोसाइटियां हैं। अब 25 जगह अगर खाद चली जाएगी, 30 जगह चली जाएगी, वो भी समय के पहले। तात्पर्य यह है कि शुरू में आपको लगती है डीएपी, उससे रिलेटेड खादें जब बोनी होती है, और बाद में जब फसल आ जाती है फिर यूरिया शुरू हो जाती है लगनी। तो ये लोग क्या करते हैं, एक तो 25 जगह खाद नहीं रखते, 2-3 जगह से इनका वितरण, एक ब्लॉक में 2 जगह 3 जगह से वितरण। इसीलिए इतनी बहुत संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, जाम लगता है। तो ये क्या करते हैं कि आपको चाहिए, अभी डीएपी किसान मांग रहे हैं, डीएपी नहीं आई है, रैक लगा यूरिया गई, यूरिया ले लो। अब यूरिया की जरूरत नहीं है भाई, कैसे ले ले। अब वहां क्रोध पैदा होता है किसान। फिर जब फसल आ गई, बढ़ रही है आपकी फसल, लोगों को यूरिया चाहिए, तो यूरिया नहीं आई है, डीएपी नहीं। अब वो डीएपी भी जब आती है इनकी, तो इतनी खराब क्वालिटी की आती है, आप देख लीजिए, लोगों से पूछ लिए, वो घुलती नहीं है। ऐसे 2 नंबर की खादें हैं, कहाँ से ये लोग खरीदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, और ये कोशिश ये करते हैं कि निजी क्षेत्र में जितना चला जाए, यानी व्यापारी के पास खाद चली जाए, तो व्यापारी अब उनको थोड़ा सहानुभूत रहती है बड़े व्यापारियों से, भाजपा को स्वाभाविक पुराना एक सिलसिला है। तो वो कमा ले, किसान परेशान, वो कमा ले, व्यापारी कमा ले, क्योंकि सोसाइटी में जो खाद मिलती है उससे काफी ज्यादा कीमत में आपको बाजार में खाद मिलेगी। वही खाद मान लीजिए आपको यूरिया 300 रुपए वहां मिलती है सरकारी गोदाम में या सोसाइटी में, तो ये बाजार में आपको 400 रुपए मिलेगी। डीएपी अगर 1650 मिलती है तो 1800 देंगे व्यापारी। एक तो उधर साइफन ऑफ कर देते हैं व्यापारियों की तरफ। तो ये न रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में और सही खाद उस समय की जरूरत के अनुसार और कम वितरण केंद्र होने से ये किसानों की भीड़ लगती है, जैम होता है। अभी हाल में ही हमारा नेशनल हाईवे 30 परसवाई के पास
2 घंटे जाम लगा था। और उसमें स्वयं सरकार के एक परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह फंसे रहे 2 घंटे। तो सरकार की तब भी आंख नहीं खुलती, क्या किया जाए, किसान विरोधी है सरकार। एक पत्र सर वायरल हुआ था, अभी लगभग हाल ही में वायरल हुआ था, रीवा जिले में 6 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करने के लिए। क्या भविष्य में अगर परिसीमन होता है तो 6 ग्राम पंचायतें रीवा में जाएंगी? अगर देखा जाए तो 10 से 12 किलोमीटर में रीवा उनके लिए पास है, इस पर क्या राय है? नहीं, पहली बात तो 10 से 12 किलोमीटर नहीं है। इन गांवों से आपका बेला ही पड़ जाता है, करीब 10 किलोमीटर तो बेला ही है, और बेला से 15 किलोमीटर रीवा है। कुल मिलाकर 25-26 किलोमीटर है। लेकिन हाँ, दूरी तो कम है, कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वहीं पर बेला गांव है, बेला रामपुर बघेलान में है। बेला से टाइगर सफारी कोई लेना देना नहीं, दूर है बेला से। वो बिल्कुल बेला जो है आपकी रीवा से लगा हुआ है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर वहाँ। उसको कहीं नहीं शामिल करते हो भाई, ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों प्रयास कर रहे हो? अब उनका जो एम है, लक्ष्य है, वो टाइगर सफारी। ये टाइगर सफारी रीवा के नाम से जानी जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजेंद्र शुक्ल जी को इसकी मैं समझता हूँ श्रेय जाता है कि उन्होंने विशेष प्रयास किया था जब ये बन रही थी। तो ये पर्याप्त है, तुम्हारा नाम तो इतिहास के पन्नों में वैसे भी लिख गया है कि शुक्ल जी मंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया। अभी जरूरी है कि रीवा में हो भाई, आप मंत्री तो पूरे मध्य प्रदेश के, और आप जिले के कद्दावर भाजपा के नेता हो, तो आपको तो एक समान देखना चाहिए इन जिलों के आसपास के जिलों। तो है लक्ष्य टाइगर सफारी, लेकिन अब आवरण चाहिए। ऐसा ना कहें सिर्फ मुकुंदपुर लिए जा रहे, मुकुंदपुर के अंतर्गत है टाइगर सफारी, तो 5 ग्राम पंचायतें और जोड़ दी गई। अब कई जगह है, मान लीजिए यहाँ पर है आपका मैहर में क्षेत्र में ही ले लीजिए आप उचेहरा की तरफ आते हो मैहर से, तो मैहर से 1 किलोमीटर बाद नागौर शुरू हो जाता है, नागौर शुरू हो जाता है। तो वहां के लोग सब मांग करें कि साहब हमारा मैहर तो 5 किलोमीटर में है, तहसील है वो 4 किलोमीटर में, हमको यहाँ जोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं किसी गांव की दूरी होगी, कहीं कोई नजदीक होंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। और जैसा आपने कहा, अभी तो परसीमन 2 तरह का है परसीमन। एक है प्रशासनिक इकाइयों के बतौर, तो राज्य सरकार को अधिकार है उसके लिए, और उन्होंने नाम के लिए सही एक आयोग भी बना दिया है। आयोग हालांकि निष्पक्ष होना चाहिए, उसको समग्र रूप से विचार करना चाहिए, हर परिस्थिति को ध्यान में देना चाहिए। और सतना में ही कलेक्टर रहे एस एन मिश्रा जी, उसके अध्यक्ष हैं परसीमन आयोग के, और भी कई माननीय सदस्य हैं उसमें। तो एक तो राज्य सरकार, और राज्य सरकार को अधिकार है संविधान के तहत पंचायत इकाई का गठन करना, ग्राम की घोषणा करना, पंचायत का गठन करना, जनपद का गठन नहीं, सॉरी आपके तहसील का गठन करना, और सब डिवीजन का, और जिले का, संभाग का, यहाँ तक अधिकार है। बस ब्लॉक का अधिकार नहीं, वो केंद्र शासन करता है, विकास का उसका अधिकार नहीं। तो राज्य सरकार के पास अधिकार है। अब वो जनता की इच्छा हो ना हो, अगर वो मिलाना चाहती है तो मिला देगी, एक प्रशासनिक आदेश की जरूरत है। लेकिन अगर क्षेत्र विधानसभा बदलना है, तब परसीमन आयोग जो लोकसभा से बनता है, केंद्रीय परसीमन आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस स्तर के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्तर के अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे 2003 में जब बना था, तो जस्टिस कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष थे, जो 2008 में लागू हुआ था। तो वो आयोग बनेगा दिल्ली से, और वो परसीमन करेगा। नहीं तो तब तक मान लीजिए शामिल हो जाते हैं, तो ये गांव का जो तहसील वगैरह है, ये तो सब रहेगा वहां पर, ब्लॉक भी नहीं बदलेगा। यानी ब्लॉक भी अमरपाटन रहाएगा, ब्लॉक नहीं बदलेगा। तहसील, कलेक्ट्रेट, संभागीय मुख्यालय रीवा हो जाएगा, लेकिन विधानसभा क्षेत्र यही रहेगा, अमरपाटन ही रहेगा, जब तक परसीमन आयोग उस पर निर्णय नहीं करता। जो अभी बनना बाकी है, तो लंबी एक्सरसाइज है, पूरे देश में होगी, तो अभी जल्दी वो नहीं संभव है। हाँ, प्रशासनिक इकाई के रूप में अब ये बात आप सही कहते हो कि वहाँ से नजदीक पड़ता है, वहीं हम लोग तो आंदोलन के लिए तैयार है, बशर्ते वहाँ के लोग भी साथ दें जो प्रभावित लोग हैं। अब वो 2 विचारधाराएं चल रही हैं, कुछ आपके रीवा के चाकाचौंध से प्रभावित है, समदड़िया जी ने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं कि लोग सोचते हैं हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अब ये नहीं जानते हैं कि उस रीवा शहर की ही कहानी है बस बिल्डिंगों की, उसमें भी छोटे व्यापारी मर रहे हैं। छोटे व्यापारी
वो सब मॉल कल्चर हो गया है, उनकी दुकानें सब बंद हैं, जो छोटा व्यापारी है। बहरहाल वो चकाचौंध जो है उससे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है जो जाना चाहते हैं। रीवा ग्रामीण का आप देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, वहाँ की तस्वीर और गोविंदगढ़ इलाके की, गोविंदगढ़ के इधर, गोविंदगढ़ तो गुड़ में है, वहाँ की और जो गांव है जो प्रस्तावित है शामिल होने के लिए, वहाँ की तस्वीर देख लीजिए, कमोबेश एक जैसी है। कोई ऐसा विकास नहीं है रीवा ग्रामीण क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह जी को आप सुन रहे थे। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने हर सवाल पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन शरद शुक्ला के साथ हिमांशु त्रिपाठी, विंध्य टाइम्स, रीवा।